of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. डॉलर स्ट्रेंथनिंग इंसेसेंटली। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को लेकर जब निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया तो उनका जो जवाब था, जो लॉजिक था, उसके वजह से इंटरनेट पर एक मीम फेस्ट चल गया। माने सुनामी आ गई है मीम्स की। लोग कह रहे हैं कि देखिए हम थोड़ी ना क्लास में फेल किए, अब टीचर ने कम मार्क्स दे दिए, पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स दे दिए तो हमारी क्या गलती है? टाइटैनिक डूबा थोड़ी ना था, पानी बस गलती से ऊपर आ गया था। मैच हमने पुअर परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ी ना हारी है, दूसरी टीम ने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी, मशक्कत कर दी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? कोई सेंस बात नहीं। लोगों ने कहा कि ये एक्स्ट्रा 2AB वाला जो लॉजिक है कहीं सुना हुआ है पहले। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। अबे एडिटर, किसने बोला था कि पूरा बाइट चलाओ? नहीं नहीं, चलाओ चलाओ, जूम करके चलाओ, स्लो मोशन में चलाओ, हैं? फिर सुर्खियां आएंगी, सुर्खियां। देशभक्त फंसा यूट्यूब कांड में, सीबीआई ने की पूछताछ। मोमबत्ती जलाने तक भी कोई नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक कि निर्मला सीतारमण ने जो कहा, रुपए को डिफेंड करते हुए 10% जो स्लाइड किया है अगेंस्ट द डॉलर, उस बात में लॉजिक है या नहीं है, इस पर काफी डिबेट है। सत्य तो यह है कि उनके बात में लॉजिक है, उनके बात में रियलिटी है, लेकिन यह भी सत्य है कि वो बहुत कुछ छुपा रही थी, और यह भी सत्य है कि इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स है और बहुत सारा इकोनॉमिक्स है। तो जहां तक इस पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि आज अगर निर्मला सीतारमण ऑपोजिशन में होती तो इसी तरीके से वो ट्रोल भी करती, इसी स्टेटमेंट को अगर और किसी ने दिया होता। अब ट्रोल कर चुकी हैं, ऐसा बोल चुकी हैं। एडिटर, रोल द बाइट। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. देशभक्त के आज के डीप डाइव एपिसोड में पता लगाएंगे कि निर्मला सीतारमण टेक्निकली सत्य क्यों बोल रही हैं, व्हाई शी इज राइट, लेकिन यह भी कि वो जो असली रीजन है उसको छुपाने की भी कोशिश कर रही है। 2013 में क्या हुआ था जब हमारे रुपया ने इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स मारा था? और इस सब से मीम हटा दो, पॉलिटिक्स हटा दो, आप पर, हम पर और हमारी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा और कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? और क्या इंडिया कुछ कर सकता है? क्या हमारी सरकार कुछ कर सकती है ये जो आने वाले डॉलर शॉक को है उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब करने के लिए और हमारी जेबें बचाने के लिए? पता लगाएंगे आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले, ये सब आंकड़ों से पहले और लॉजिक से पहले, सबसे शॉकिंग नंबर 50% में है रेगुलर व्यूअर्स है। आप लोग वॉच करते हो, कमेंट करते हो, मदर सिस्टर करते हो कमेंट सेक्शन पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। गजब फकीरी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं जो हमारे एनुअल मेंबर बनते हैं ऑन patreon.com/देशभक्त। तो आपको बहुत बड़ा धन्यवाद, आप ही की वजह से हमारी फकीरी चल रही है, नहीं तो हम तो कब के चले गए होते। चलिए पहले तो बात करते हैं डॉलर स्ट्रेंथनिंग की। क्या डॉलर सच्ची में स्ट्रेंथन हो रहा है? देखिए, रुपया सेटल किया था 82.35 पे ऑन फ्राइडे। आज मंडे की अगर बात करें तो और भी अपनी कबर खोद रहा है। तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इंक्रीजिंगली, इंसेसेंटली स्ट्रेंथन हो रहा है, इस पे कोई डाउट नहीं है। 74 रुपीज 50 पैसे था डॉलर 1 जनवरी को, आज 82.3 से ज्यादा गिर चुका है। माने मार्गदर्शक मंडल प्रो मैक्स अभी चल रहा है डॉलर के साथ, और इस तरीके से एक साल से यही सीक्वेंस चल रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह बात है कि सारी मेजर करेंसीज अगर आप आंक लेंगे, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, हमारे एडिटर ने देखो कितना मेहनत किया है, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, सबकी हालत वैसे टाइट है। डॉलर इंडेक्स जिसको कहा जाता है कि बेसिकली अगर आप सारी मेजर करेंसीज को लोगे और उसके अगेंस्ट डॉलर को आंकोगे तो यह 9% अप है इस साल, जो कि 20 साल में हाईएस्ट है। तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये डिबेट यहीं बंद करते हैं। क्यों स्ट्रेंथन हो रहा है और हम क्यों नहीं स्ट्रेंथन हो रहे हैं? देखिए, इस पर हम बहुत सारी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फैक्ट यही है कि अभी भी यूएस इकोनॉमी फंडामेंटली स्ट्रांग है। दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में अभी भी वो स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जॉब मार्केट ने अच्छा किया है। सर्विसेज सेक्टर ने काफी रेजिलियंस दिखाई है, जबकि हाउसिंग मार्केट ने बहुत कमी दिखाई है। लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे को ऑफसेट करते हुए यूएस में अभी भी ऑप्टिमिज्म है इकोनॉमी को लेकर। और उसके बाद कोविड में सरकार ने इतना हेल्प किया और इंटरेस्ट रेट इतना कम रखा, अब सरकार कह रही है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा डॉलर था, एक्स्ट्रा करेंसी थी, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी मार्केट में, वो अब सक हो रही है वापस। तो ऑब्वियसली इससे डॉलर की जो वैल्यू वो बढ़ रही है। लेकिन हमारे नेता टाइप लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए कि ये सब हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे यहां क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि अगर होती तो फिर डॉलर के प्रति हमारी जो करेंसी है इतना नीचे नहीं गिरती।
हमें यह सवाल करना होगा कि आने वाले ग्लोबल रिसेशन में जहां हम एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, इंडिया की सिचुएशन दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है हम क्या कर सकते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हम वीक हो रहे हैं। तो यह हिपोक्रेसी हुई कि नहीं हुई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तीसरा पॉइंट, क्या रुपया दूसरे करेंसी से बेटर है? चलिए सबकी हालत टाइट है, लेकिन क्या हम दूसरे टाइट में से बेटर हैं? हां, कुछ हद तक हैं, क्योंकि रुपया का जो वैल्यूएशन है, अगर हम सितंबर मंथ की बात करें 2.6% डॉलर के अगेंस्ट नीचे गई। अगर इसी सितंबर की बात करें तो कोरियन वॉन, ब्रिटिश पाउंड 6% नीचे गए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 4.8% नीचे गया, स्वीडिश क्रोना, चाइनीज यॉन, फिलिपीन पेसो फेल बाय अबाउट 4.1 4.6% है। माने हमसे या तो डबल या तो ट्रिपल बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो नीचे जा रही हैं कंपेयर टू द डॉलर। तो इसमें भी कोई डिबेट नहीं है कि हमारी सिचुएशन दूसरे करेंसी से रिलेटिवली बेटर है, लेकिन रिलेटिवली तो हंगर इंडेक्स में भी हम अफगानिस्तान से बेटर हैं। दूसरे देशों से कंपेयर करके, दूसरे देशों के पीछे छुपकर कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिए, अगर अमेरिका 2% भी अपना जीडीपी ग्रोथ करती है तो उसकी हालत तब भी ठीक रहेगी। हम 2% ग्रो करेंगे ना, तो हमारी जो विशाल इकोनॉमी है और जो विशाल पॉपुलेशन है उसकी हालत फिस हो जाएगी। अब आते हैं असली सवाल पर, रुपया गिरा क्यों इतना? देखिए, सत्य तो यही है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही है। दूसरे कंट्री से कंपेयर मत करो। और सबसे पहले तो हमें ये जो एरोगेंस है ना, इसको बाहर फेंकना होगा। It's a कानून of this country. कानून हमें यह भी बताता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो आज हैं 532 बिलियन, अगर आप अक्टूबर 7 की बात कर लें 532 बिलियन है, जो कि एक साल पहले अक्टूबर 2021 में 642 बिलियन था। 100 बिलियन डॉलर कहां चले गए हमारे फॉरेक्स के? एक चीज जो हमने बहुत अच्छी तरीके से रखी थी वॉज आर फॉरेक्स रिजर्व। अब सरकार इसमें कह रही है देखिए डॉलर की वैल्यू अप हुई है तो फॉरेक्स रिजर्व अपने आप ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि भाई डॉलर रेट चेंज हो गया है। लेकिन इसमें 30% इतना मोटा पैसा भी लगाया गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए हैं। हमारे रुपया के वैल्यू को तब भी थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमारा रुपया 84-85 टू द डॉलर तक जा सकता है मार्च तक। तो ये जो एरोगेंस है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कहीं ना कहीं तक हटानी पड़ेगी। अब रखते हैं पॉलिटिक्स साइड में और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे रुपए के साथ हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है और ये मार्च तक और क्यों गिरेगा। सबसे, और इसमें बहुत सारे कारण हैं और मैं डॉलर को ब्लेम नहीं करूंगा। सबसे पहला, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से हमारे रुपए पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट। भैया इंपोर्ट कहां और एक्सपोर्ट कहां, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है। डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो लोग अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं हमारे देश से, ये सब समझने की जरूरत है। क्योंकि जो डॉलर है, जब उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, वो पॉपुलर हो जाता है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो लोग अपनी जो एसेट्स हैं वो डॉलर में डाल देते हैं वापस, जिसको ग्रीन बैक कहा जाता है। और इंडिया, जिसको एक रिस्कियर एसेट डेस्टिनेशन कहा जाता है, हो सकता है पैसे मिलेंगे ना मिलेंगे, उससे बाहर खींच लिया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर चाहता है मेरा पैसा एक सेफ हेवन में जाए, एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पे जाए। सोचने वाली बात है कि वियतनाम का जो करेंसी है वो सिर्फ 1% डिप्रिशिएट किया है डॉलर के मुकाबले, और हमारा 10%। ये ऐसा क्यों है? लोग वियतनाम में क्यों इतना बिलीव करते हैं और उनकी करेंसी पे क्यों बिलीव करते हैं और हमारी में नहीं करते हैं? ये सवाल पूछने की जरूरत है। दूसरा, ये जो एक्सचेंज रेट है, जब लोग अपना पैसा खींच लेंगे तो फिर ऑब्वियसली रुपए की कीमत कम हो जाएगी। और पैसा क्यों खींच रहे लोग? अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, 23 बिलियन डॉलर्स हमारे देश से इस साल 2022 में खींच लिया गया है। ये वरिंग क्यों है? क्योंकि 21 बिलियन डॉलर्स ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने डाले थे पैंडेमिक के 2 सालों में। सोचा था इंडिया अब ऊपर जाएगी, लेकिन अब वो कंफर्ट नहीं है। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया तो कम से कम कुछ हमें कुशन मिला, क्योंकि लोगों ने एफडीआई तो डाला है हमारे देश में, लेकिन ओवरऑल इंडिया इज नॉट अ फेवरेबल डेस्टिनेशन। यह सवाल हमारे पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए कि लोग लाइन क्यों नहीं लगा रहे हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब ऑब्वियसली रुपए की कीमत गिरेगी तो फिर क्रूड कैसे खरीदोगे? 80% जो अपना क्रूड हम बाहर से खरीदते हैं उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा डॉलर लगेगा, तो उसके लिए फिर और हमारा पैसा कम हो जाता है और करेंसी भी वीक हो जाता है। तेल का इंपोर्ट जब महंगा होने लगता है तो पूरी इकोनॉमी में कैसे महंगाई बढ़ती है और इन्फ्लेशन का चक्का कैसे बहुत तेजी से घूमने लगता है, उस पर हम आज डिटेल तरीके से बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में और समझना हो और वो आपको और हमको कैसे इंपैक्ट करता है, तो आप एक किताब सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, व्हेन मनी डिस्ट्रॉयज नेशंस। ये हिंदी में आप पूरी बुक समरी सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है, वो हाइपर इन्फ्लेशन कब बन जाता है, इस पर हम पर डायरेक्ट असर कैसे पड़ता है, वर्ल्ड इकोनॉमी से कॉमन मैन
और ये जो वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, हम कैसे एक दूसरे से पूरा इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ये सब आप समझ सकते हैं इस किताब को सुनकर अपनी कन्वीनियंस पर, क्योंकि ये ऑडियो बुक फॉर्मेट पे है। कुकू एफएम का लिंक मैंने वैसे नीचे दिया हुआ है। देशभक्त पर आज हम लेकिन दो जो बड़े झूठ हैं ये करेंसी को लेकर, रुपए को लेकर, उसको बस्ट करना चाहेंगे। एक जो बोला जाता है, नहीं ये वाला आप 2013 से कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, 2013 में सरकार की गलती थी और इस बार हमारी नहीं है। रुपया जो 2013 में क्रैश किया था वो भी इसी कारण से ही किया था। बहुत सारे सिमिलर कारण आपको मिलेंगे। हां, दूसरे जो देश थे उनकी हालत इतनी खस्ता नहीं थी 2013 में, लेकिन जो रीजन है वो सेम है। सर्ज इन डॉलर डिमांड, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे बहुत बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था, लोग अपना पैसा वापस खींच रहे थे। क्वांटिटेटिव ईजिंग माने 2008 के रिसेशन के बाद और क्रैश के बाद सरकार ने कहा कि अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जो कि अब हो रहा है कोविड के बाद। और हाई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी थे और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी कम था। उस समय भी आरबीआई ने खूब पैसा लगाया था, लेकिन रुपए के स्लाइड को हम उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए थे। लेकिन एक फर्क है, उस समय किसी ने ये लॉजिक नहीं पिलाए थे, ये घुट्टियां नहीं पिलाई थी कि रुपी इज फाइंडिंग इट्स नेचुरल कोर्स। Others, whether it's the US pound, UK pound, and so on, and therefore contextualize India rupees performance versus the US, particularly because of the various steps which are being taken by the US Fed. So there's no collapse. It is actually finding its natural. तो ये वाली फकीरी इस समय हमें सुनने को मिल रहा है कि डॉलर की गलती है, रुपया अपना नेचुरल कोर्स फाइंड कर रहा है, बाकी सरकार ने कोई गलती नहीं की, हमारे इकोनॉमी में सब ठीक है, सब चंगा सी है। सत्य तो यह है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में और कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन याद रखिए, कभी वॉर, कभी कोविड, कभी इंटरनेशनल रिसेशन आता ही रहेगा। हमें अपने देश को देखना है, हमें अपनी भलाई को देखना है। 2014 में 63 रुपीज टू द डॉलर था, 2022 में 83 ऑलमोस्ट टू द डॉलर की बात कर रहे हैं। तो और ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। इस पर जो पॉलिटिक्स हो रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यही पॉलिटिक्स 2014 से पहले बीजेपी ने भी किया था, यही कटाक्ष बीजेपी ने भी मारे थे। आज वही उल्टा बीजेपी को ये सारे कटाक्ष सुनने पड़ रहे हैं। तो जहां तक पॉलिटिक्स है बिल्कुल होगा, और ये बोलना कि नहीं अब अलग है, ये हिपोक्रेसी ही है। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। दूसरा बड़ा झूठ, रुपया जो कमजोर होगा उससे हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। देखिए, यह सत्य है कि जब रुपये डिप्रिसिएट करेगा तो कुछ एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्हें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उधर देश इंपोर्ट भी करता है और हम नेट इंपोर्टर कंट्री हैं, उनको बहुत भारी नुकसान पड़ता है, क्योंकि उनको उसी गुड के लिए बहुत ज्यादा डॉलर्स और देने पड़ते हैं। ऑयल एंड गैस, फूड, बेवरेजेस, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा घाटा पड़ता है। तो याद रखिए, जो जेम्स है, ज्वेलरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोटिव है, मशीन आइटम्स है, इसमें भी इंपोर्ट कंटेंट होता है। तो अगर आपकी रॉ मटेरियल्स ही महंगी हो जाए तो आप सस्ता एक्सपोर्ट वैसे में भी नहीं कर पाओगे, पैसे ऐसे में भी निकलेगा। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वैसे में भी इंडिया में 9 मंथ लो पर है, और दूसरे देश जो हैं उनकी भी तो करेंसी डेप्रिशिएट की है। तो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज कहां है? सबकी अगर हालत टाइट है तो आपकी भी हालत टाइट हो गई। तो इस सब से हमें और आपको क्या फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऑयल, अगर ऑयल का इंपोर्ट जो 80% हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, उससे अगर इंपोर्ट अगर उसका महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। साथ ही साथ जो बाहर से चीजें आती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एक्सपेंसिव आइटम्स, लैपटॉप्स, फोन्स, टीवी, सोलर पैनल, ये महंगे हो जाएंगे। बाहर अगर आप जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए, तो पूरा आपको रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा तो बाहर जाना और महंगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स वो भी काफी फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि एक बार अगर इन्फ्लेशन होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा और पॉलिसी चेंज होगा, तो ऊपर नीचे आपको स्टॉक मार्केट और भी दिखेगा आने वाले दिनों में। दूसरा, अगर देश अगर ने फॉरेन कहीं डेट है, अगर कंपनीज ने फॉरेन डेट लिया है डॉलर में, तो उसको चुकता करना, उसको चुकाना और ज्यादा महंगा हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट या उसका पेमेंट।
लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना बड़ा है। हम बोलते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन 88% बड़ा है। 192 बिलियन डॉलर्स का हमारा आज फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है। माने रफली अगर आप बोले कि 400 बिलियन डॉलर का सामान हमने बाहर भेजा एज इंडिया, लेकिन एज अ कंट्री हमने 600 बिलियन डॉलर का सामान अपने देश के अंदर लिया। 200 बिलियन का भुगतान कौन करेगा, चुकता कौन करेगा? ऐसी इकोनॉमी फिर स्ट्रांग कैसे बन पाएगी? तो इसीलिए हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो और नीचे गिर रही है। हां, एक चीज है, हम बड़ी रेमिटेंस इकोनॉमी बन जाएंगे। 87 बिलियन डॉलर्स तो लोगों ने इंडिया को रेमिटेंस किया, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने देश में पैसे जो वापस भेजे, उसमें हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे डील कैसे करें, बाहर कैसे निकलें? अब आप बोलोगे देखो सोल्यूशन तो देते नहीं हो तुम। यार सोल्यूशन तो सबसे पहले ये होता है कि आप मानोगे कि प्रॉब्लम है। अगर आप मानोगे कि हां प्रॉब्लम है, इकोनॉमी खतरे में है, चाहे और कोई खतरे में हो ना हो, तो फिर कुछ बात हो सकती है। यह बात सही है कि वी आर बेटर ऑफ देन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन यह बात भी सही है कि जो 6, 7, 8% पे हमें ग्रो करना चाहिए मिनिमम, वो कहीं से नहीं हो रहा है। सारे लोग हमें डाउनग्रेड कर रहे हैं इस समय। तो 8 साल से जो मेक इन इंडिया बोल रहे हो, उसको मानना पड़ेगा कि यार इसको रीसेट करने की जरूरत है। अभी तक सिर्फ जुमलेबाजी चल रही थी। PLI जैसे स्कीम्स हैं, उन पर फोकस करना होगा। इंडिया को ग्लोबल हब बनाना पड़ेगा कुछ कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे बांग्लादेश ने टेक्सटाइल अपने हाथ में किया। हो सकता है हम चिप्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ कर लें। निर्मला सीतारमन ने खुद समझा है ये बात कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, फैक्ट्रियां खड़ी नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए। I want to hear from the Indian Inc. What's stopping you? लोग तो तभी इन्वेस्ट करेंगे ना जब एक कॉन्वर्सेशन होगा सरकार के साथ। एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, टैक्स टेररिज्म से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि लोग हमारे देश से क्यों भाग रहे हैं, स्टार्टअप्स देश से क्यों भाग रही हैं। नहीं तो ठीक है, फॉरेन कंपनीज भी बोलेंगी कि अगर हमें एक अथॉरिटेरियन कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो हम चाइना में लगा देते पैसे, इंडिया में लगाने की क्या जरूरत है। तो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर लगाना होगा जहां लोग बिना डर के अपना धंधा करें। यह ना हो कि कल मेरे ऊपर रेट बढ़ जाएगा, कल मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, तभी हो सकती है बात। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थैंक्स टू कुकू एफएम फॉर मेकिंग दिस इन डेप्थ एपिसोड पॉसिबल। आई नो ये एपिसोड लंबा है, तो इसीलिए मैं कुकू एफएम को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि ऐसे एपिसोड्स आप ही पॉसिबल कर पाते हो। कुकू एफएम में नॉट ओनली ऑन इन्फ्लेशन, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप सुन सकते हैं ऑन कुकू एफएम अपने टाइम पर, अपने पेस पर। जैसे मैं वॉकिंग करते समय कुकू एफएम सुनता हूं, नीचे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। कुकू एफएम्स एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 399, लेकिन अगर आप स्पेशल कोड ओनली 250 फर्स्ट 250 पीपल, अगर आप स्पेशल कोड DB50 इस्तेमाल करते हैं देन 199 रुपीज में हजारों टाइटल्स सिर्फ आपके लिए ऑन कुकू एफएम।